ग्रीन लाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 15 ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये 15 सवाल ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप अगर किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में 15 ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जो संबंध मानव का कार्बोहाइड्रेट के साथ में है, तो वही संबंध इंजन का निम्नलिखित में से किसके साथ में होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मानव के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है ऊर्जा के लिए, ठीक ऐसे ही इंजन के लिए पेट्रोल जरूरी होता है ऊर्जा देने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ में चला जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यानी पी हो गया प्लस, यानी ये प्लस का मतलब जेंट हो गया है। ठीक है दोस्त। और लेडी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे माइनस का निशान। ठीक है, माइनस का निशान। आर क्यू की माँ है, आर हो गया हमारा क्यू की माँ, यानी ये माइनस हो गई। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, ये प्लस हो गया। आगे क्या है, टी एस की माँ है, इसकी माँ टी है, यानी टी एस की माँ है। चलिए ठीक है। यह बताइए कि पी का टी से संबंध पूछा जा रहा है कि पी का टी से संबंध क्या है। अब देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। पी, पी की माता कौन है, आर, आर के पिता एस, और एस की माता कौन हो गया, टी। तो दोस्तों, ये जो टी हो गया ये तो लड़का है क्योंकि प्लस का इंसान है, तो पी का टी के साथ में संबंध पड़पोते का होगा। ठीक है दोस्तों, पड़पोता कौन हो गया, क्योंकि देखो पी के जो दादा है वो एस ए, और एस की जो माँ है वो टी है, तो टी का क्या लगाए, पड़पोता लगा पी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए दोस्तों, ये सवाल है वेन डायग्राम से संबंधित। चलिए, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम की अगर बात करें तो न्यायाधीश है वही एक अलग बॉडी, लेकिन जो हमारा ये दिया हुआ है चोर और अपराधी, एक चोर अपराधी भी हो सकता है, लेकिन एक न्यायाधीश का इन दोनों से कोई भी इस तरीके से रिलेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमारा वेन डायग्राम इस सवाल का ऐसे बन जाएगा। देखिए वेन डायग्राम है क्या कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यही दिखा रहा है, ये न्यायाधीश और ये अंदर चोर और ये बाहर अपराधी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है दोस्तों। यदि प्लस का अर्थ है गुना, इसको लिख लेते हैं। यदि प्लस का मतलब यहाँ पर गुना, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग। चलिए, और माइनस का यहाँ पर माइनस दोस्तों है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, और भाग का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है घटाना। तो दिए गए समीकरण का उत्तर होगा, चलिए निकालते हैं दोस्तों। समीकरण क्या दिया गया है हमें, 20 - 5 और भाग 18 और मल्टीप्लाई 3 + 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण दिया गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 20 माइनस की जगह क्या रखना है दोस्तों, हमें प्लस, +5 भाग की जगह माइनस, -18 जो इसने बोला यही कर देंगे। और ये गुना की जगह क्या रखना है दोस्तों हमें, देखिए मल्टीप्लाई की जगह भाग करना है, भाग 3 प्लस की जगह गुना करना है, गुना 2। चलिए कैलकुलेशन करिए। वी बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, 6 कर लेंगे और फिर करेंगे भाग 6 को 18 से,
5 ये, ठीक है दोस्तों। चलिए 6 तिया 18, ठीक है, भाग किया। और अब जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 माइनस 3। अब 25 से 3 निकाल दो, कितना बचा दोस्त? 25 से 3 निकाल कर 22। देखिए 22 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर के साथ में चला जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है 1 नंबर का, इसको ध्यान से करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 श्रेणी से संबंधित है। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। श्रेणी है आपकी 2, 8, 18 और 32। अगली संख्या 50 और यहाँ पे आकर श्रेणी हमारी रुक गई। हमें ये अंक याद करना है कि अगला अंक क्या होगा। चलिए करते हैं। अब दोस्तों ऐसे सवाल में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है कि देखते हैं कि श्रेणी कैसे आगे बढ़ रही है, उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है, जोड़ घटा गुना भाग क्या लग रहा है। चलिए देखते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें तो 2 के और 6 के, सॉरी 2 के और 8 के बीच में 6 का अंतर है, यानी इसमें प्लस 6 हुआ, ठीक है। और 8 के और 18 के बीच में 10 का अंतर है, यानी इसमें प्लस 10 हुआ। और अब देखिए कि किस हिसाब से जुड़ रहा है। 6 और 10 में अंतर कितना? 4, यानी 4 4 संख्या बढ़ के जुड़ रही है अगली संख्या में, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 6 जुड़ा, जब 8 आया, फिर 8 में 10 जुड़ा तो 18 आया। 18 में अगर हम 14 को प्लस करें तो 32 आएगा। 32 में अगर हम 18 को प्लस करें तो 50 मिलेगा हमें, ठीक है दोस्त। तो अब हमें क्या करना है, 4 4 बढ़ के हम देखो 4 4 का अंतर आ रहा है ना, तो 4 4 बढ़ा के संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 18 और 4 22, तो 50 में हमको अगली संख्या क्या जोड़ना है? 22 जोड़नी है। तो कितना आ जाएगा? 72, 72 आ जाएगा हमारा, ये निकल के यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया ना कैसे हुआ? देखो 72 है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ में राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पर 6 जोड़ा और तो कितना आया, 2 में 6 जोड़ा तो हमें 8 मिला, ठीक। ऐसे ही 8 में हमने 10 जोड़ा तो 18 मिला। लेकिन देखो संख्या जुड़ रही है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में भी 4 4 का अंतर है, मतलब 4 बढ़कर अगली संख्या को जोड़ना पड़ रहा है हमें। ऐसे ही 10 में 4 बढ़ाकर हमने इस संख्या में जोड़ दी 18 में, तो हमें 32 मिला। ऐसे ही हमने फिर इसमें 4 बढ़ाइए, 18 जोड़ दिया इसमें 32 में, तो हमें 50 मिला। ऐसे इसमें 4 बढ़ाइए, यानी 18 4 22, 22 जोड़िए आप 50 में, तो हमको 72 मिला। 72 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। अब ये विषम क्या होता है दोस्तों? विषम होता है जो चारों में सबसे अलग हो, जो चारों में सबसे अलग विशेषता रखता हो, उसको विषम शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आलू, टमाटर, अदरक, गाजर। अब इनमें चारों में एक 3 ऐसे हैं जो एक गुण रखते हैं, यानी किसी न किसी रूप से एक समान है। देखिए आलू है, जमीन के नीचे उगाया जाता है, अदरक जमीन के नीचे उगता है, गाजर भी जमीन के नीचे ही लगती है, लेकिन जो टमाटर है वो जमीन के ऊपर उगता है, पौधे के ऊपर उगता है। तो इसका राइट आंसर टमाटर के साथ में चला जाएगा, ये विषम हो जाएगा इनमें चारों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है कि जिस प्रकार टैल का संबंध LATE लेट से है, उसी प्रकार इसका संबंध CAFE से कैसे होगा। ये वाली संख्या में ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, इसको नीचे वाले को अभी हम मिटा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम ट्रिक देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका हम नंबर लिख लेंगे। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पे। इन्होंने क्या किया कि पहले LATE लेट, एल एल ये 3 नंबर वाला उठाया इन्होंने, ठीक है। एल तो हम 3 कर देंगे यहाँ पे और नीचे एल लिख देंगे, ठीक है ना। फिर ए कितने नंबर पर? ए 2 नंबर पर लिया हमने, ए लिख देंगे, इसके ऊपर का नंबर लिख देंगे 2, ठीक है दोस्त। अब टी के ऊपर कितना है? 1 नंबर है, तो टी को यहाँ पे लिख देंगे, इसके ऊपर 1 नंबर लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर ई के ऊपर देखना 4 नंबर है, तो ई को यहाँ पर कर देंगे और 4 ऐसे। मतलब ये 3 2 1 4 ये रिप्लेस ऐसे कर दिए हमने इस संख्या को ऐसे। तो अब यही सेम यही ट्रिक आप इस वाले पे लगाओगे, ठीक है ना। अब देखना किस लगाएंगे। चलो 3 2 1 4, 3 2 1
4। अब इसका पहला रूप, जैसे इसका पहला रूप ये था ना, तो ऐसे ही इसका पहला रूप यहाँ पर आएगा। और पहला रूप हमने कैसे निकाला, देखो ये दूसरा रूप है और ये पहला रूप है, ठीक है ना। 1 2 3 4 पे कर देगा, देखो बिल्कुल आसान है एकदम। बस थोड़ा ट्रिक आपको समझ में आ जाए ना, तो बड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी निकल जाएगा आपका एग्जाम में। देखिए 1 2 3 और 4 लिख दो, जैसे पहले इसमें था पहले नंबर पे। देखो 1 2 3 4। अब एक किसका है, एफ का। एक किसका है, एफ का। और 2 किसका है, ए का। और आपका 3 किसका है, यहाँ पर देखो सी का। और 4 किसका है, ई का। तो हमारा जो वर्ड बन गया FACE, फेस बन गया है। देखना फेस है, फेस ऑप्शन नंबर 1 में ही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन बनी रहे प्रैक्टिस से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है हमारा, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि दर्पण रेखा AB पर रखा हो। रेखा AB पर रखा हो, AB ये है। ठीक है दोस्तों, इसको कभी कभी दोस्तों हम दर्पण प्रतिबिंब की जगह वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, क्योंकि नीचे है। देखो कैसे करेंगे, TX और L। आप यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर आप ये पानी के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं या आईने के बिल्कुल किनारे पर खड़े शीशे के, तो कैसे होगा। देखो इसको आप देखोगे, इसको बिल्कुल ऊपर का हिस्सा नीचे कर दो, नीचे का इसका ऊपर कर दो। देखो ये है ना, ये जो इसका ये हिस्सा है ए, इसको ए से कर दो, ठीक है। और टी ये ऊपर का इसका हेड ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे दिखा देगा पानी में। आप थोड़ा सा विजुलाइज करो इस चीज को, देखो पानी में ऐसे दिखेगा, ठीक है। एक्स तो इसको कैसे भी देख लो भैया, एक्स ही रहेगा। जो हमारा एल है ना दोस्त, ये एल, अब देखना है कैसे दिखेगा दोस्त। एल जो है ना हमारा, एल ऐसे दिखेगा। देखो पहले तो पानी में इसकी परछाई डलेगी शीशे में, ठीक है ना, पानी वाले शीशा की बात है। और फिर जो ये लेग है ना, लेग ये इसकी नीचे की ओर हो जाएगी, ठीक है ना, तो ऐसा दिखेगा ये। ठीक है दोस्त, तो हमारा राइट आंसर देखना, चेक करना ये ऐसी इमेज है क्या किसी ऑप्शन में। TX, इसमें एल नहीं, ये नहीं होगा। TX ये भी नहीं होगा। TX, TX हाँ ये सेम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 में हम देखते हैं कि हमारा दूरी और दिशा का सवाल है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं भैया, इसी के हिसाब से चलते हैं। देखो एक कंपास बना लेना यहाँ पर, ठीक, अपनी सुविधा के लिए। इस ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ये नॉर्थ दिखाएगा, दिशा, ठीक। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। चलिए भाई 4 किलोमीटर चला गया ये उत्तर में, ठीक है भाई। आगे क्या बोला, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। 6 किलोमीटर पूर्व में चला गया जी, मान लिया। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, इसकी बात ये मान ली। 4 किलोमीटर फिर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है खेल शुरू। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं इसको। प्रस्थान स्थल यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया आपका। यहाँ से ये दूरी बोल रहा है कि भैया ये दूरी निकाल लो कितनी है, ठीक है। अब दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे मत निकाल देना कि भैया 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, लो जी हम तो 8 हो गए और वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 टेक के आ जाए। अरे भैया गलत हो जाएगा। अब देख निकालना कैसा है, हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए ये दूरी और ये दूरी बोल रहा है ना, तो भैया इस इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दो, ठीक है। मिला दिए बिंदु, ठीक है। अब देखना, अब थोड़ा सा इसमें एक काम कर लियो आप, यहाँ पे डॉट डॉट करके इसको पूरा कर लो आप, इसको पूरा कर लो और इस वाले को भी आप पूरा कर लो, ठीक। और देखो ये थोड़ा तिरछा हो गया यार, इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, सही हो जाएगा। चलिए इसको आप इन बिंदुओं का नाम दे दो। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ठीक है, नाम दे दिया। अब चलते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं दोस्त।
अब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस के देखो इक्वल है ना, तो ये भी 6 हो गया हमारा। और जो ये वाला ये पूरा ले लो इसको, ये 4 ये और 4 देखो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा 4 ये, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो देखो हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, देखो बन गया ना एक त्रिभुज। चलिए, और अब इसमें क्या लगाएगा, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारा कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो चलिए, ये दूरी निकाल ली है ना, हमें तो कर्ण निकालना है। चलिए, कर्ण यानी ए डी, चलिए निकालिए। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, शेष दो भुजा यानी कि आधार यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस यानी इसका लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। चलिए कीजिए, 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, 36 और 64 कितना होता है दोस्त, 100 होता है। और यहाँ पर देखिए ए डी स्क्वायर है ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 हो जाएगा। डिस्टेंस आपकी निकल के आ रही है 10। एडी की डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है दोस्त, यहाँ से 10 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्त, 10 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा इसमें, ठीक है दोस्त। तो इसको बड़े ध्यान से करना है, ऐसे सवाल को घुमा देता है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में क्या कर रहे हैं दोस्त, यदि 7 को कूट भाषा में इतना लिखा जाए और 8 को इतना लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखा जाता है। देखिए सिंपल सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या करना है, जैसे कि इसने बताया कि भैया 7 को SEVEN को क्या लिखा जाता है, 2 3 1 3 6, 2 3 1 3 6, ठीक है भैया चलो मान लिया। अब अगला बताओ जी क्या करना है, 8 को EIGHT, इसको क्या लिख रहे हैं बताना जरा, 3 4 3 4 5 7 9। अच्छा, और पूछ क्या रहा हमसे, देखो पूछ रहा है NINE का, भाई NINE को कैसे यानी 9 को कैसे लिखोगे आप। चलिए कैसे लिखेंगे ये बता देते हैं इसको। देखो n का बस यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखनी और कुछ नहीं करना। n का वैल्यू कितना है 6, इसी में से निकल आएगा। i का वैल्यू कितना है 4, n का वैल्यू कितना है दोबारा से फिर 6, e का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी e का वैल्यू कितना 3, ठीक है ना। तो 6463 हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है, सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 देखिए, इसमें बताया गया है कि सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से छोटी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, उनमें सबसे लंबी कौन है। चलिए डिसाइड करते हैं भाई सबसे लंबी कौन है। सुमा लैंग्वेज के हिसाब से लगे, सुमा उमा से छोटी है, यानी जो सुमा है वो उमा से छोटी है। चलिए छोटी हो गई। नेहा सुमा से लंबी है, जो नेहा है वो सुमा से लंबी है। चलिए नेहा को अभी के लिए यहाँ पर मान लेते थी दूसरे नंबर पर नीचे से, नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, सुधा को यहाँ पर मान लेते हैं जो क्योंकि उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, यानी हेमा ऊपर आएगी, हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, यहाँ पर है उमा, वो तो लंबी है ही क्योंकि हमने नेहा को नीचे दूसरे स्थान पर रखा हुआ था, ठीक है ना दोस्त। देखो उमा नेहा से लंबी है, ठीक है, उनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबी है, हेमा है, हेमा हो जाएगी सबसे लंबी। ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों इसे सवाल करने का, ये ऐसे छोटा बड़े का निशान लगा के इनमें वक्त जाया मत करना, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हेमा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब आपका हेमा के साथ में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर, और सवाल नंबर 12 को सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों ये लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, एक कॉलम ये दे दिया, एक ये दे दिया, इसमें से हमारे बीच की संख्या गायब कर दी। इस गायब संख्या को हमें लाना है कैलकुलेशन के बेस पर, और बिल्कुल सही से देखना।
अब हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि भैया इनके साथ में क्या क्या घट रहा है, जिससे संख्या नीचे की तरफ आपस में कनेक्शन बनती जा रही है। देखिए, अगर हम 5 की गुना या जोड़ या घटा क्या करें कि 16 हो जाए, और 16 में क्या करें कि 49 हो जाए, यानी 49 हो जाए। चलिए देखते हैं, करते हैं कुछ। देखिए दोस्तों, अगर हम 5 की गुना 3 में करें, 5 की गुना 3 में करें, 5 या 15 और प्लस 1 करें तो बराबर 16 आता है। यानी हम इस पूरे कॉलम में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो और 1 से प्लस करें, 3 से मल्टीप्लाई और 1 से प्लस कर, अगर हम पूरे कॉलम में देखते हैं 16 तिया, अब 16 आ गया, 16 की मल्टीप्लाई फिर करो आप 3 में और प्लस करो, 16 तिया 48 और 1 49, तीसरी भी संख्या आ गई। ठीक, चलिए अब यही इसमें करके देखते हैं, कॉलम दूसरे कॉलम में करके देखते हैं। यही 9 तिया 27, यहाँ पर करते हैं 9 गुणा 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 तिया 27 और 1 अगर प्लस करें इसकी तरह तो वो 28, यहाँ अच्छा यहाँ पे प्लस 2 करना पड़ेगा दोस्तों में, दूसरे कॉलम में प्लस 2 करेंगे, 9 तिया 27 प्लस 2, देखो कितना आएगा 29, यानी दूसरी संख्या मिल जाएगी हमें। तो फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो 29 में 3 की गुना करेंगे, 29 में पहले 3 की गुना कर लो, 3 नम 27 का 7 का हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 और प्लस 2 इसमें भी करेंगे, कितना होगा हमारा 89 हमें मिल जाएगा, यानी तीसरी संख्या मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया सॉल्यूशन इनका। इसमें पहले कॉलम में हमने 3 से गुना की और 1 से 1 प्लस किया उस मल्टीप्लाई वैल्यू में, और दूसरे में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई की और उस वैल्यू में प्लस 2 ऐड किया। ठीक है, अब शायद इसमें तीसरे में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई तो हमारे 3 से हो ही रही है। चलिए देखते हैं इसको भी करके, अभी बोर्ड को साफ कर देते हैं, जगह बनाएंगे इसके लिए। चलिए जगह हो गई। 15 की अगर हम मल्टीप्लाई पिछले दो कॉलम की तरह 3 से करें, 15 या 45, और इसमें दोस्तों हम अगर 3 ही ऐड करें फिर इसमें, तो 15 या 45 और 3 48, 48। और इसको जांचने के लिए अगर हम 48 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 और प्लस 3 को करें तो 147, यानी 147 आता है। 147 हमारी तीसरी संख्या है, यानी कैलकुलेशन ये वाली हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर 48 के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को ऐसे सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर, और देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें दिया है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। अब विषम अक्षर इसमें भी यही है कि भैया जो जो जिस तरीके से ये इनमें से चारों में से 3 अक्षर 3 संख्याएं ऐसी है जो किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक में गड़बड़ है, कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक के लिखने के तरीके में गड़बड़ है, हमें वही संख्या फाइंड आउट करनी है अपनी कैलकुलेशन के बलबूते पर। चलिए करते हैं, बढ़ते आगे। अब अगर गौर करें, जो हमारी संख्या है ऑप्शन ए वाली, वो ऑप्शन 1 वाली, ये है AYBZ। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि एक का अपोजिट जेड होता है और वाई का अपोजिट बी होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए इसमें ये वाला रूल है। दूसरे को देखते हैं, BXCY, BXCY। देखिए पहला और आखिरी का एक दूसरे का अपोजिट है, BY का अपोजिट है YB का, और बीच के दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक ऊपर वाले ऑप्शन की तरह। तो ये भी इसका भी मैच मिल गया इससे। ठीक है, मतलब अभी जो अलग है ओड है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, अब तीसरा देखते हैं, कहाँ छुपा बैठा है देखेंगे। डी सॉरी DVEW, इनको भी जांच करते हैं, यही मामला है क्या इसके साथ भी, जो बाकी दोनों के साथ में है। अगर ये हुआ तो इसको भी छोड़ देंगे। देखो, डी का अपोजिट होता है W और V का अपोजिट होता है E, तो ये भी इन्हीं का भाई है, तो ये भी ठीक है। अब बस चौथा ऑप्शन रह गया, देखना, या तो चौथे पर डायरेक्ट लगा दो टिक, और नहीं तो इसको भी जांच कर लेते हैं क्या होगा। जब 3 को जांच लिया तो इसको चौथे को भी जांच लेंगे। MPON,
देखो दोस्तों, m तो n का अपोजिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारा ये p है ना, ये अपोजिट नहीं है o का, क्योंकि p का अपोजिट होता है k और o का अपोजिट होता है l। ठीक है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में तो हमारा ये भेड़ की खाल में भेड़िया, इसलिए इसको निकाल के फेंकेंगे और ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर के साथ में चला जाएगा। तो सवाल नंबर 4 है हमारा, कथन निष्कर्ष से संबंधित है। देखते हैं कि ये क्या कहता है और किस इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। ठीक है भैया, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। दो बातें हैं, गौर करना, कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है और आनंद के बारे में बात करें कि वो साइकिल पर विद्यालय आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, निष्कर्ष देख लेना पहले। निष्कर्ष दो दिए हुए हैं, इसमें है कि आनंद शिक्षक नहीं है, दूसरा है आनंद विद्यार्थी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, कथन से हम इसका आंसर निकालेंगे, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जो बंदा साइकिल से विद्यालय आ रहा है वो शिक्षक तो कतई नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी बात है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। ठीक है, आनंद आता है तो आनंद शिक्षक तो बिल्कुल भी नहीं है, आनंद साइकिल पर आता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि आनंद शिक्षक नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कोई आनंद शिक्षक नहीं है? ठीक है, क्योंकि इसने शुरू में बोल दिया कि कोई शिक्षक साइकिल पर, अब जो साइकिल से आएगा वो शिक्षक तो हो ही नहीं सकता, तो ये बात आपकी सही है। 100% आपकी ये बात सही है, आनंद शिक्षक नहीं है। ठीक है, आपका निष्कर्ष नंबर 1 फॉलो करता है। ठीक है, ये निकलता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 2 है कि आनंद विद्यार्थी है। दोस्तों, आप ये कैसे कह सकते हो कि आनंद विद्यार्थी है? आनंद कोई भी हो सकता है। देखिए, आनंद साइकिल पर नहीं आ रहा, हाँ वो टीचर नहीं हो सकता। आनंद साइकिल पर नहीं आ रहा तो वो टीचर नहीं हो सकता, बात सही है, लेकिन आनंद विद्यार्थी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आनंद एक कोई भी स्कूल का कोई भी कर्मचारी हो सकता है। वो चपरासी हो सकता है, वो माली हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो विद्यार्थी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन निष्कर्ष 2 नहीं निकलेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, राइट। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, नहीं। दोनों निष्कर्ष नहीं, कोई भी निष्कर्ष, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये सही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर और इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सार्थक सार्थक का मतलब दोस्तों सिस्टोमेटिक, यानी कि सही सही क्रम क्या रहेगा इनका। देखते हैं, देखिए ये बड़ा आसान है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर। ऑप्शन ए दिया है घी, ऑप्शन बी में दूध, दही, गाय और मक्खन। मतलब इनमें से क्या चीज़ पहले आएगी और क्या सबसे बाद में आएगी, ये दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, आप सबसे पहले आप दही, गाय, मक्खन इनको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा एक बात बताइए कि आपको मक्खन कहाँ से मिलेगा, दही कहाँ से मिलेगी, इसी हिसाब से चलते जाना, आपका अपने आप बन जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है घी, फिर दूध, फिर दही, फिर गाय, फिर मक्खन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इन चीज़ों के लिए गाय होनी चाहिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे पहले वैल्यू रखेगा। गाय के बाद हमें अगर गाय दूध देगी तो दही, दूध, दही, घी। ठीक है, अगर गाय हमें दूध देगी, दूध कहाँ है, दूध, दूध है ऑप्शन बी में, फिर ऑप्शन बी वैल्यू रखेगा यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से। और दूध हमारे पास होगा तो हमारे पास दही जम सकेगी। दूध, क्योंकि घी और मक्खन से पहले दही जमेगी पहले, तो ऑप्शन सी आएगा। और अगर दही जमेगी तो हमारे पास मक्खन आएगा, यानी ऑप्शन ई आएगा। और अगर हमारे पास मक्खन होगा तो उससे हम घी को निकाल सकेंगे, यानी ऑप्शन ए सबसे बाद में वैल्यू रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे संबंधित कोई हमारे पास ऑप्शन है क्या। डी बी डी डी बी सी ई ए डी, देखिए तीसरा, देखिए डी बी सी ई ए। यहाँ पर राइट आंसर सवाल, यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ में चला जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको करना है। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रीजन के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और आपको ऐसे ही दोस्तों सवालों की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे सवाल कहाँ से मिलेंगे? ऐसे सवाल आपके लिए मैं रोज़ सुबह 8 बजे लेकर आता हूँ अपने चैनल ग्रीन लाइन एजुकेशन पर। तो दोस्तों रोज़ सुबह 8 बजे हमारा ये वीडियो जरूर देखना और इसका देखना मत भूलना, और अपनी प्रैक्टिस को धार देते रहना, इससे आपकी रीजनिंग को काफ़ी मदद मिलेगी।
ठीक है दोस्तों, और किसी भी एग्जाम में आप रीजनिंग में से 100 to 100 कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।